नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और रोज़ की तरह आज फिर आ गई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके। हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप हमारे यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं और जनवरी 20 2025 से इनका नया सत्र शुरू हो जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है पूरे विश्व में। यूएस का प्रेसिडेंट होना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा डेजिग्नेटेड बात है। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बात भी है, साथ ही साथ इनके पर्क्स भी बहुत होते हैं, वो तो हम देखेंगे ही। कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, वो कुछ मार्जिन से हार गई हैं और वापस से ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट बनने के बाद 47 प्रेसिडेंट फिर से बन गए। भारत के लिए इसका क्या मतलब है और किस प्रकार से ट्रम्पोनॉमिक्स अब हमारे सामने आने वाली है, यानी कि जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रंप क्रिएट करेंगे यूएसए में, वो पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में असर दिखाएगी। 2-3 चीज़ें जान लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब बन जाएंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए और यूएसए में प्रेसिडेंट बनने पर कुछ पाबंदियां हैं, जैसे कि आप 2 बार से अधिक यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। इन्होंने सबसे पहला कार्यकाल जो संभाला था 2016 में संभाला था। 2016 से 2020 तक ये प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। उसके बाद जो बाइडेन आ गए थे, ये रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ इस तरह का इलेक्टोरल मैप था। अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने 50 स्टेट होते हैं यूएसए में, 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स, और यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो आपको एटलीस्ट 270 सीट्स हासिल करनी होती है और इस पर ट्रंप आगे रहे। इन्होंने 295 से अधिक, जब हमने बनाया था तब 277 थी, इन्होंने 295 से अधिक सीट्स हासिल की हैं। कमला हैरिस थोड़ा करीब पहुंच रही थी, उसके बाद ये पिछड़ गई। तो 7 स्विंग स्टेट्स थे जिनमें से जिनको माना जाता है ये ऐसे स्टेट्स हैं जो किसी को जिता सकते हैं और हरा सकते हैं। ज़्यादातर स्विंग स्टेट्स में ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाई थी। इसके अलावा जैसे स्विंग स्टेट्स हम बात कर रहे थे, स्विंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? जॉर्जिया एक स्विंग स्टेट है, ठीक, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवाडा और एरिज़ोना, ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं। मतलब अगर आपने यहाँ से जीत हासिल कर ली तो डेफिनेटली आप प्रेसिडेंट बनने की लाइन में हैं और डेफिनेटली आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अलाउंसेस की कि इनको प्रेसिडेंट की उपाधि तो दी जाती है, उसके बाद और क्या क्या इनको अवेलेबल करवाया जाता है। जो प्रेसिडेंट है इनको बहुत सारे एक्सपेंस अलाउंस मिलते हैं। नॉन टैक्सेबल एक्सपेंस होता है, मतलब इस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, $50,000 का होता है। एंटरटेनमेंट बजट 19,000 का दिया जाता है। नॉन टैक्सेबल ट्रैवल अकाउंट दिया जाता है $1,00,000 का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड लीडर्स पूरी दुनिया में कौन है? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं सिंगापुर के, ये अभी फ़िलहाल लॉरेंस वोंग है। इनकी सैलरी जो डॉलर्स में है 1.6 मिलियन है। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव जो हांगकांग के है, जॉन ली का च्यू है, $695 है। स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट तीसरे नंबर पे आते हैं, 530K डॉलर्स इनकी फ़ीस है, और फिर मतलब सैलरी है, नॉट फीस। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, अब तो जो बाइडेन, अभी भी वैसे जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि नया सत्र जब तक नहीं शुरू होता तब तक जो बाइडेन ही रहेंगे, इनको $400K मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद इंडिया, असल में इंडिया काफ़ी नीचे है, इंडिया नरेंद्र मोदी हैं, हम इनको $23,700 मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हाईएस्ट पेड में सबसे ऊपर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट की सैलरी की बात की जाए तो एनुअल सैलरी जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की है $4,00,000 है, जो कि 3.37 करोड़ रुपए है। मतलब $4,00,000 इज इक्वल्स टू 3.37 करोड़ रुपए सालाना इनकी इनकम है। और सैलरी अमाउंट ये कांस्टेंट रही है, 23 सालों से इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, फिर भी ये वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज है। इसके अलावा लग्जूरियस पर्क्स भी मिलते हैं इसमें, मूवी थिएटर, बोलिंग एली व्हाइट हाउस में आपको मिलता है। मील्स एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं, पेस्ट्री शेफ़ भी होती है इसमें, मतलब एकदम राजस्व ठाट बाट रहता है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी बहुत ज़्यादा अमीर है, तो वाइट हाउस में वो और अमीर हो जाएंगे। इसके बाद 100 रेगुलर रेसिडेंट्स इसमें रहते ही हैं, जिसमें मेड्स रहेंगे, प्लम्बर्स रहेंगे, फ्लोरिस्ट रहेंगे, हाउस कीपर्स रहेंगे। वाइट हाउस हमेशा इक्विप रहता है, हाउस वर्कर्स हमेशा रहते हैं।
फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के जैसे टर्म ख़त्म हो जाता है यूएसए का, तो प्रेसिडेंट का जैसे ही टर्म ख़त्म होता है उसके बाद भी इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रेसिडेंट को एक एनुअल पेंशन मिलती है $230,000 की जैसे ही ऑफिस छोड़ते हैं। पोस्ट टर्म बेनिफिट्स में हेल्थ केयर बेनिफिट्स, साथ ही साथ अगर इनको अपना ऑफिस खुद का रखना है तो उसमें फंडिंग बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को एक अकोमोडेशन वाइट हाउस में तो मिलती ही है, जिसमें प्रेसिडेंट को एडिशनल 100,000 बोल सकते हैं 10 लाख तक का रीडेकोरेट भी डॉलर्स दिए जाते हैं कि अगर आप अपना साज सजावट अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। प्रेसिडेंट फ्री ट्रांसपोर्टेशन इनको अलाउड है, इनकी पूरी एक लिमोजीन की फ्लीट रहती है, लिमोजीन से चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस प्रकार से जीते कि 47वें प्रेसिडेंट बन गए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत किए गए क्रांतिकारी आर्थिक दृष्टिकोण में सभी आयातों पर 20% टैरिफ दिया जाएगा, कारों पर 200% से अधिक शुल्क लगाए जाने की योजना शामिल है, यानी कि हम जो चीज़ वहाँ भेजेंगे अभी काफ़ी टैरिफ में होगी। यही ट्रम्पोनॉमिक्स है, मतलब हमारा जो निर्यात किया गया माल है वहाँ जाके महंगा हो जाएगा। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनका नारा है। और ये इनवर्ड लुकिंग है, यानी कि ये चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा फलें और फूलें, इनके देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, और ये बाहर के लोगों को बहुत कम लाना चाहते हैं। तो एंटी इमिग्रेंट हैं बेसिकली ये। पर अगर आप देखो तो यूएसए की पूरी जो इकॉनमी है वो इमिग्रेंट्स पे बनी हुई है। यूएसए के मूल रूप से जो निवासी बहुत कम है जो सदियों से रह रहे हैं, उन्हें हम रेड इंडियंस कहते हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, आज भी यूएसए पूरी इमिग्रेंट इकॉनमी ही है। लाखों अनियमित अप्रवासियों को निर्वासित करने का भी इनका प्रस्ताव है, स्पेशली जो मेक्सिको के बॉर्डर से आ रहे हैं। ऐसे समय में कर कटौती का विस्तार करना, जब अमेरिका बजट घाटा रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। अगर वह अगले साल की शुरुआत में कार्यभार संभालने के बाद अपनी बात पर अमल करते हैं तो ये प्रस्ताव कुछ व्यापक आर्थिक चुनौतियां हमारे सामने पेश कर सकता है। आने वाले राष्ट्रपति पद को अमेरिकी शेयरों और डॉलर के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, भले ही यह राजकोषीय अपव्यय के जोखिम को देखते हुए ट्रेजरी के लिए कुछ चिंताएं पैदा कर सकता है। तो अगर हम बात करें किस तरह से कमला हैरिस हारी, सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये थी कि लैटिनो वोट, लैटिन अमेरिका से जो कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ होती है, वहाँ से इनको वोट काफ़ी कम मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप को थोड़े ज़्यादा मिले हैं। इसके अलावा सबसे पहले गाज़ा पे और क्या क्या इसमें ट्रंप को, मतलब और क्या क्या ट्रम्पोनॉमिक्स के अलावा क्या क्या अभी जो हाल है दुनिया का, उसमें ट्रंप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कमला हैरिस क्यों हार गई ट्रंप से, सबसे पहले तो गाज़ा में बड़े पैमाने पर हत्या और संघर्ष के विस्तार को नियंत्रित करने से इन्होंने इनकार किया, या इससे भी बदतर अक्षमता, यानी कि बाइडेन प्रशासन पर एक दाग है कि राजनीतिक दायित्व भी है कि आपकी वजह से इतनी सारी वॉर्स हुई, चाहे वो रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हो, साथ ही साथ गाज़ा पे लड़ाई हो। दो महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र, कॉलेज के छात्र और मुस्लिम अमेरिका, इससे अलग थलग पड़ गए। हैरिस ने इन नीतियों और विफलताओं से खुद को दूर करने से इनकार कर दिया। डियरबॉर्न से सबसे बड़े अरब अमेरिकी शहरों में से एक है, या मिशिगन में है। इसमें केवल 39.6% वोट पड़े। अगर कभी कोई नोटा अगर बात करें फटकार थी तो यही थी, नोटा बेसिकली दिखाया गया कि नन ऑफ द अबव, में कोई भी, न कमला हैरिस पसंद है न ट्रंप पसंद है। हैरिस ने एजेंडा तय ही नहीं किया। बंदूक रखने और अपराध के खिलाफ सख्त होने की बात रिपब्लिकन बेस को रास नहीं आई। डिक और लिज चेनी के समर्थक का ढोल पीटने से उनकी पार्टी और भी अभिजात जाते नजर आई। साथ ही साथ अमेरिकी मीडिया का एक बहुत बड़े हिस्से में विशुद्ध डेमोक्रेट समर्थक पूर्वाग्रह ने संभवतः चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया। ट्रंप और जेडी वेंस, जो अब वाइस प्रेसिडेंट है, की जांच की गई और उनकी निंदा भी की गई। हैरिस और टीम वॉल्स को केवल सम्मानित किया गया। नतीजन पूर्व को अच्छे और बुरे दोनों रूप में जाना गया, जबकि बाद वाले केवल कार्डबोर्ड कटआउट थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हैरिस कैंप के पास एक भव्य कथा का अभाव था, जैसे कि भव्य कथा ही नहीं थी इनके पास। आज भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली, उनके कान का ऊपर वाला हिस्सा छलनी हुआ, तो ये एक तरह से विक्टोरियस भी देखा गया कि इन्होंने अपनी जान अमेरिका के लिए भी
दांव पर लगा दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बोल सकते बेस बना। हॉलीवुड सितारों और बियॉन्से और टेलर स्विफ्ट जैसी हस्तियों का समर्थन वामपंथियों को अभिजात वर्ग बनाता है। आम लोग ऐसे दुर्लभ हवा में सांस नहीं लेते। मतलब अगर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ किसी एक ग्रुप को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है आम जनता से वो कटे हुए हैं। इसके अलावा ट्रम्प टैरिफ और मेक इन अमेरिका से अपनी बातों के साथ तथाकथित वामपंथियों की तुलना में अधिक धन विरोधी प्रतीत होते हैं। इस वजह से अगर बात करते हैं ट्रम्प की वापसी के लिए और भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है इसका, ट्रम्प 2.0 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापारों, युद्धों और टैरिफ बाधाओं, विदेशी मुद्रा अस्थिरता में वृद्धि एवं वैश्विक निधि प्रवाह में बाधाओं के बीच भारत की विकास अनिवार्यता के लिए संभावित रूप से चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। अमेरिका में बदली हुई व्यापक आर्थिक स्थिति के मद्देनजर फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में कटौती के एजेंडा में संभावित नरमी से भारत की मौद्रिक नीति की दिशा पर भी असर पड़ेगा। यह देखते हुए कि आरबीआई कोई भी महत्वपूर्ण ब्याज दर कटौती कार्रवाई करने से पहले अनिश्चितताओं को हल करने का प्रयास कर सकता है। इसके अलावा ट्रम्प की जीत भारत और विश्व के लिए इसका क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उच्च टैरिफ, अगर उन्होंने बहुत टैरिफ लगा दिया तो हमारा सामान वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा और व्यापार युद्ध हो सकता है। यानी कि ये व्यापार युद्ध है। अगर आप अपने जगह टैरिफ ज़्यादा लगा रहे हैं, हमारा सामान आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसी तरह हम भी कर सकते हैं। तो ये व्यापार युद्ध है जो कि चीन और साथ ही साथ यूएसए के बीच में ट्रम्प के दौरान ही शुरू हुआ था। यह बेकाबू घाटे और संस्थागत स्वायत्तता के संभावित कमज़ोर पड़ने के साथ मिलकर विदेशों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि क्या उन्हें अमेरिका ट्रेजरी की असीमित धन उधार देना चाहिए, जो अब तक एक निश्चित बात है। इसी तरह का बदलाव एक संभावित निर्णायक क्षण को चिन्हित कर सकता है। संभवतः 2022 की शुरुआत में रूसी विदेशी परिसंपत्तियों को फ्रीज करने के निर्णय के पैमाने से, जिसने आरबीआई सहित दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों को पीली धातु की कीमत को ट्रैक करने वाले डेरिवेटिव या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बजाय सोना खरीदने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा फेडरल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ये अलग से एक टॉपिक होना चाहिए, फेड का रुख, वो हम अलग से देखेंगे। ग्रीन कार्ड की बात करते हैं। जबकि ट्रम्प का वैध और अवैध दोनों प्रकार के आव्रजन पर अंकुश लगाने का वादा है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में मुद्रास्फीति हो सकती है, जैसे कि अमेरिका ने पिछले महीनों में अनुभव किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने हाल ही में अमेरिकी कॉलेज से स्नातक करने वाले विदेशी नागरिकों को स्वचालित रूप से ग्रीन कार्ड देने का भी प्रस्ताव रखा है। 21 जून को प्रसारित पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा था, मैं जो करूँगा वह यह है कि आप कॉलेज में स्नातक हो, मुझे लगता है कि आपको इस देश में रहने के लिए स्वचालित रूप से ग्रीन कार्ड मिल जाना चाहिए। यह अमेरिका में भारतीय छात्रों के लिए एक सकारात्मक सोच है जो वहाँ से स्नातक कर रहे हैं, तो उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा मांग के परिदृश्य की बात करें तो घरेलू निवेश, मांग से संबंधित थीम और वित्तीय क्षेत्र क्रमशः कम आयात लागत और उच्च ब्याज दरों के कारण कमजोर अमेरिकी डॉलर को से लाभान्वित हो सकते हैं। हालांकि जो निकट अवधि है इसमें कॉर्पोरेट कर की दर 21 से 15% पे प्रस्तावित कमी आएगी। भारत के सेवा प्रदाताओं के अमेरिकी आधारित अंतिम ग्राहकों के लिए बजट को मुक्त कर सकती है, जिससे बेहतर मांग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस पर प्रश्न आ सकता है। देखिए, प्रश्न देख लेते हैं। ट्रम्प 1.0 में भारत अमेरिका संबंध के संदर्भ पर आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2019 में अमेरिका से भारत की रक्षा खरीद सालाना $18 बिलियन तक पहुंच गई थी, क्योंकि भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण लाइसेंस अपवाद के टियर 1 में पदोन्नत किया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे क्वेश्चंस आते जो आपको देखने हैं। धन्यवाद।